brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अभी लास्ट फ्राइडे एक फिल्म रिलीज़ हुई है, धुरंधर। सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी चर्चा है और ख़ास तौर पर इसके एक एक्टर अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में रहमान डकैत का किरदार प्ले किया और उनकी अदाकारी, उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि वो हीरो यानी रणवीर सिंह पर भी भारी पड़ गए और उसके बाद फिर रहमान डकैत भी सुर्खियों में। फिल्म में जो रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना ने किया है, क्या वो असली कहानी है? क्या पाकिस्तान में कोई वाकई रहमान डकैत के नाम से हुआ? और अगर हुआ तो क्या फिर वो वैसे ही था जैसा अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में उस किरदार को पर्दे पर उतारा है? तो पेश है रहमान डकैत की पूरी कहानी। रहमान डकैत असल में एक रियल कैरेक्टर है पाकिस्तान का, लेकिन ये कसाई नहीं है बल्कि एक गैंगस्टर कहेंगे आप इसे। ये गैंगस्टर था। पाकिस्तान के कराची में एक जगह है जिसे लयारी कहते हैं। लयारी पाकिस्तान के इस कराची शहर में जिस मोहल्ले का नाम है उसके पास ही पोर्ट भी है और बड़ी, जैसे पुरानी दिल्ली जैसा इलाका नहीं होता, लगभग कुछ वैसे ही लयारी का ये इलाका है। वहाँ रंग बिरंगे घर हैं, मिक्स्ड पॉपुलेशन है। वहाँ बलोच भी रहते हैं, सिंधीज़ भी रहते हैं, कच्छीज़ भी रहते हैं यानी जो कच्छ से आते हैं, और सीडीज़ भी जो अफ्रीकन हैं, उनकी भी एक आबादी है। इस पूरे लयारी इलाके को कराची में वहाँ के जो लोकल लोग हैं इसे कराची की माँ भी बुलाते हैं। मतलब लयारी का एक नाम वहाँ के लोकल लोगों की ज़ुबानी में मदर ऑफ कराची, कराची की माँ भी है। और यहीं से शुरू होती है कहानी रहमान डकैत की। कराची का ये इलाका शुरू से ही एक तरह से क्रिमिनल का गढ़ रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये जो पूरी आबादी है, बेरोज़गारी यहाँ पर ज़्यादा, कोई काम काज नहीं, नौजवानों की तादाद ज़्यादा। तो जहाँ बेरोज़गारी होती है वहाँ जुर्म के रास्ते पे लोग बहुत आसानी से निकल पड़ते हैं। यही कुछ लयारी की भी कहानी थी। लेकिन अपने वक्त में, आज से पहले, अब तो लयारी जब बदनाम हुआ उससे पहले की बात बता रहा हूँ कि लयारी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इसका एक नाम हुआ करता था, कराची की माँ या मदर ऑफ कराची या लयारी कहें। उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में जब भी लयारी का नाम आता था, दो चीज़ें लोगों के जहन में आती थी। एक थी बॉक्सिंग और दूसरी फुटबॉल। लयारी ने पाकिस्तान को कई नेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फुटबॉलर भी दिए और बॉक्सर भी दिए। एक बॉक्सर तो जो यहाँ से निकले वो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, ओलंपिक में पाकिस्तान के बॉक्सर ने। वो इसी लयारी का रहने वाला। लेकिन गरीबी, बेरोज़गारी, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, जॉब नहीं, एजुकेशन का ढंग से इंतज़ाम नहीं, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लयारी के जो नौजवान पीढ़ी थी वो धीरे धीरे जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी। और इसकी शुरुआत होती है 70s के दौर से। 1970 में, बल्कि 60 और 70 के बीच में, एक लयारी में एक शख्स जो पहला वहाँ का, कहते हैं गैंगस्टर कहें या दादा कहें या क्रिमिनल कहें, उसका नाम था दादल, एलियस दाद मोहम्मद। दाद मोहम्मद और उसका एक भाई लयारी के ये पहले गैंगस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बुनियाद रखी लयारी में और तब ये ड्रग्स का काम करते थे, धंधा, हशीश बेचने का काम, लोगों को हशीश बेचते थे। और प्रोटेक्शन मनी, जो लोगों से वसूली करना, धमकी देना और ये कि तुम्हारी जान खतरे में तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम हमें बदले में पैसे दोगे। तो ये इनका मेन काम हुआ करता था, दाद मोहम्मद का, उर्फ दादल। इसी दौर में जब दादल की ये हुकूमत चल रही थी, एक और नाम आया लयारी में और वो था हाजी लालू।
हाजी लालू एक कच्ची बलोच था और कहते हैं बहुत टफ इंसान था। उसने दाद मोहम्मद को देखा देखी अपना गैंग एक बना दिया इस इलाके में। अब हाजी लालू और दाद मोहम्मद दो अलग अलग गैंगस्टर लियारी में पनप चुके थे, लेकिन दोनों में ज़्यादा झगड़ा इसलिए नहीं था कि दोनों ने इलाके बांट रखे थे। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, उगाही, वसूली, ड्रग्स का धंधा। इसी दौरान में हाजी लालू की नज़र एक लड़के पर पड़ती है। एक लड़का जो लियार का रहने वाला, बेहद शातिर, बेहद तेज़, हालांकि वो उस ज़माने में लोगों को ठगता था, बहुत बड़े बड़े क्राइम नहीं किए, लेकिन हाजी लालू की जब नज़र पड़ी तो हाजी लालू को उस लड़के में कुछ चीज़ नज़र आई। उसे लगा कि ये एक दिन बहुत आगे जाएगा। हाजी लालू ने उस लड़के को अपने गैंग में शामिल कर लिया, उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि उसका नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जो आगे चलकर रहमान डकैत के नाम से मशहूर हुआ। तो अब रहमान या सरदार अब्दुल रहमान हाजी लालू के गैंग में शामिल हो गया। रहमान की पूरी फैमिली भी एक तरह से क्राइम में इन्वॉल्व थी। रहमान का बाप ड्रग्स के धंधे में शामिल था, कई बार पकड़ा गया था। उसके चाचा, भाई, इन सब के ऊपर भी कोई ना कोई कानूनी शिकंजा कसा हुआ था। तो बचपन से ही जुर्म की दुनिया को रहमान ने अपनी इर्द गिर्द देखा था। और अब लियार के दो सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक हाजी लालू का उसके सर पर हाथ। फिर क्या था, देखते ही देखते अब रहमान जो है एक बेहद करीबी और ख़ास बन गया लालू का। और अब उसने छोटे मोटे ये जो ठगी और सारे काम करता था उसको छोड़कर बड़े बड़े लोगों को धमकाना, वसूली, कत्ल करना, सब हाजी लालू के इशारे पर करने लगा। किडनैपिंग का 80s के बाद इन लोगों ने किडनैपिंग का धंधा भी शुरू कर दिया। फिर रैंसम मनी के तौर पर बहुत सारे पैसे लेने लगे। 1980 में ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े लियार के ही एक अमीर शख्स का किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद, बल्कि 80s में नहीं 90s में, उससे रैंसम में काफ़ी भारी रकम वसूली गई। इस रकम को जब हाजी लालू के पास ले जाया गया तो पहली बार ये हुआ कि हाजी लालू को रहमान पर शक हुआ कि किडनैपिंग के एवज में जो फिरौती की रकम यानी रैंसम मनी मिली, उसमें रहमान ने कुछ धोखा किया है, कुछ पैसे हड़प लिए। यहाँ से पहली बार हाजी लालू और रहमान के बीच रिश्ते तल्ख हो गए। जब तल्ख हुए, कुछ गैंग के लोगों ने कान भी भर दिए और रहमान धीरे धीरे अपना कद बहुत बढ़ा चुका था तब तक। तब ये हुआ कि फिर रहमान ने तय किया कि वो हाजी लालू के गैंग की छाया से अब अपने आप को बाहर निकाल लेगा, और उसने बाहर निकाल लिया। अब हाजी लालू से रहमान का रिश्ता टूट चुका था। रहमान ने अब अपना एक गैंग बनाया, उसी लियारी के लड़कों को लेकर जो क्रिमिनल थे छोटे मोटे। और जब अपना गैंग बनाया, जब उसने जुर्म के रास्ते पर और ज़्यादा खूंखार अपना चेहरा दिखाया, तो यहाँ से फिर रहमान बलोच का नाम रहमान डकैत धीरे धीरे पड़ता गया। और अब रहमान डकैत दाद मोहम्मद हाजी लालू के बाद तीसरा बड़ा नाम हो चुका था। उधर कुछ वक्त के बाद हाजी लालू की मौत हो गई और हाजी लालू के बेटा अरशद पप्पू, उसने अपने बाप की विरासत संभाल ली। अब हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू है, उधर दूसरी तरफ रहमान डकैत है। बाप के साथ गद्दारी की बात चल ही रही थी, तो इन दोनों में भी बनी नहीं। हालांकि जो कहते हैं हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू, वो अपने बाप से भी ज़्यादा ख़तरनाक, रूथलेस था। वो बड़ी ही दर्दनाक मौत अपने दुश्मनों को दिया करता था। अब अरशद पप्पू जब आया हाजी लालू के बाद, तो हाजी लालू पुराने दौर के क्रिमिनल थे। उन्होंने कहा चलो लड़के ने बेईमानी की है, रहमान डकैत ने, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन बेटे हाजी लालू का जो आया, उसे लगा कि अरशद पप्पू को कि नहीं, ऐसे रहमान डकैत को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, उसने पीठ में खंजर भोंका है। अब इसके बाद इन दोनों गैंग में आपसी गैंग वॉर शुरू हो गया। ये बात 2000-2003 के दरमियान की है, जब अरशद पप्पू और रहमान डकैत के बीच में खूनी लड़ाई होती है। और तब कराची के इस लियार ने शायद सबसे ज़्यादा लाशें देखी। इस गैंग वॉर में कहते हैं
1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये गैंग वॉर चल ही रहा था, तभी अरशद पप्पू ने अपने गैंग को चलाने के लिए वहाँ के एक लोकल ट्रांसपोर्टर, जिनका नाम था फैज़ मोहम्मद बलोच, फैज़ मोहम्मद बलोच को किडनैप किया। और किडनैप करने के बाद उससे वसूली तो की, लेकिन उसे इस तरीके से मार डाला कि लयार के इतिहास में कहते हैं इससे ब्रूटल मर्डर कभी किसी का हुआ नहीं। मतलब उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी जो बॉडी थी, जो लाश के टुकड़े थे, उसे गधे गाड़ी में घुमाया गया। इसके बाद में टुकड़ों को जलाया गया और फिर सीवर में फेंक दिया गया। लयार के इतिहास में ये पहला ब्रूटल और इस तरीके का एक मर्डर था जिसने लोगों के दिल दिमाग पर अपना छाप छोड़ दिया। और इस बात के चर्चे पाकिस्तान की मीडिया और हर जगह होने लगी। तब मोहम्मद बलोच के बेटे, जिसका नाम फैज़ू था, उज़ैर जान बलोच, फैज़ू निकनेम, उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए, उसे लगा कि कोई ताकतवर आदमी चाहिए। तो वहाँ कौन? तो एक दूसरा ही था जो हाजी लालू के बेटे से जो सामना जिसका हो सकता था, वो रहमान डकैत। तो फैज़ू का बेटा उज़ैर जान बलोच, मतलब मोहम्मद बलोच का, जिसको मार डाला गया, उसने अब जाकर रहमान डकैत का दामन थाम लिया और उसने कहा मेरे पास पैसे बेपनाह हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरे बाप को मारा गया है मैं उसका बदला चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हारे गैंग में शामिल हो रहा हूँ। तुमको जो करना है करो और मुझसे जो चाहिए बताओ। अब रहमान डकैत के गैंग में एक बहुत ही अमीर शख्स, ट्रांसपोर्टर का बेटा, मोहम्मद बलोच का बेटा उज़ैर जान बलोच शामिल हो चुका था। अब लगा कि रहमान डकैत के ऊपर जो उसने भरोसा दिखाया है वो उसको पूरा करना है। तब तक धीरे धीरे दौर बदल रहा था। गैंग वॉर और अब तेज़ी पर पहुंच गया। 2003 से 2009 तक पप्पू और रहमान डकैत के बीच जारी खूनी जंग में पूरा लिहार कहते हैं कि लहूलुहान हो गया। पुलिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी और तब तक यहाँ पे पॉलिटिक्स भी शामिल हो चुका था, जैसे होता है। तो इसी दौरान में अब धीरे धीरे पप्पू पर भारी पड़ रहा है रहमान डकैत और पप्पू के गैंग के एक एक करके लोगों को मारता जा रहा है और वो भी बहुत बुरी तरीके से। तभी रहमान डकैत को एक आइडिया आया, वो ये कि अगर गैंगस्टर बनना है और बड़ा नाम कमाना है तो नेताओं के सर पर हाथ होने ज़रूरी है। इस इलाके में लियार में उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी थी, उसका दबदबा था। हर बार चुनाव में, जनरल इलेक्शन में यहाँ से पीपीपी का ही कैंडिडेट जीता करता था। रहमान डकैत पीपीपी को ज्वाइन कर लेता है, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को, और पूरे लियार में वो गारंटी देता है कि सारे वोट आपको मिलेंगे। अब पीपीपी के सारे नेता, मंत्री, उनके जो पुलिस अफसर हैं, अब वो रहमान डकैत को एक तरह से अपना शरण दे देते हैं। इसी के बाद पीपीपी ज्वाइन करने के बाद रहमान डकैत 2008 में एक पीएसी नाम से संगठन बनाता है, पीपल्स अमन कमेटी, मतलब शांति के लिए। एक सोचिए, गैंगस्टर शांति के लिए कमेटी बना रहा, पीपल्स अमन कमेटी। और इसका ढिंडोरा पीटा गया कि इससे लोगों में शांति और पूरे लियारी में सब खून खराबा बंद करने के लिए बनाया गया। लेकिन जो असल मकसद था वो ये था कि पीपल्स अमन कमेटी में उन्हीं लोगों को आगे रखा जाता था जो रहमान डकैत के गैंग को शामिल करते थे। यानी ये एक कवच था कि ये पीएसी का मेंबर है, मतलब रहमान डकैत का मेंबर, उसको कोई टच नहीं करेगा। तो पीएसी का मेंबर बहुत सारे लोग इसलिए बने क्योंकि उन्हें रहमान डकैत से बचना था। और ये रहमान डकैत के गैंग का असल में ओरिजिनल नाम यही रखा गया था, पाकिस्तान पीपल्स अमन कमेटी। इसके बाद सरकार का संरक्षण, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर पर हाथ, पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर गैंग का विस्तार, देखते ही देखते रहमान डकैत की तूती बोलने लगी। ड्रग्स का धंधा पहले ही था, एक्सटॉर्शन रैकेट, किडनैपिंग, इलीगल गैम्बलिंग,
ये सारी चीज़ें अब लेयार में रूटीन बन गई और किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई टच करे, क्योंकि रहमान डकैत का ये सारा नाम था इन सब चीज़ों के पीछे। अब जब पैसे आए और रहमान डकैत ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया तो उससे एक और चीज़ लगी कि लेयार में अगर क्राइम करना है और लेयार में ही रहकर हुकूमत करनी है तो यहाँ के गरीबों को अपने साथ ले लो। अब उसने एक और काम किया, पैसे तो बेबिना कमा लिए, अब उसने गरीबों के लिए काम करना शुरू किया। अगर किसी के घर में पानी नहीं है तो वो पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता, राशन भेजता फ्री का। और यहाँ तक कि उसकी अपनी अदालत होती, लेयार में अगर कोई चीज़ होती तो उसकी अदालत में खुद रहमान डकैत ही फैसला करता। लोगों की मदद करना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, राशन पानी, देखते ही देखते अब रहमान डकैत लेयारी में एक रॉबिन हुड की इमेज पा चुका था। एक बड़ा गैंगस्टर और अब रॉबिन हुड। ये सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी था कि अरशद पप्पू से बदला लेना है, क्योंकि अरशद पप्पू को मारे बिना वो बलौच और उस ट्रांसपोर्टर के उसका बदला ले नहीं सकता था। बदला लेने के लिए अब सरकार का जब सर पर हाथ आया तो वो और ज़्यादा ब्रूटल हो गया। अब कट्टे, छुरियाँ, चाकू, इनके मुकाबले में अब उसके पास रॉकेट लॉन्चर आ गए। AK-47 तो लेयारी में ऐसे गूंजती थी कि जैसे लगता है कि बस पटाखे ही छूट रहे। खून खराबा इस कदर होने लगा कि हफ्तों हफ्तों लेयारी के स्कूल कॉलेज बंद हो जाते। बच्चे बाहर खेलने से उनके माँ बाप ने भेजने बंद कर दिया, क्योंकि कभी भी किसी सड़क पर कहीं भी गैंग वॉर शुरू हो जाता पप्पू और रहमान डकैत के बीच में। महिलाएं बाजार नहीं जाती थी खरीदारी करने, कि निकली ही पता नहीं कौन सी गोली कब किधर से उनको आकर लग जाए। इस दौरान में एक कहानी आई रहमान डकैत को, जिसने उसका खूंखार चेहरा सबसे ज़्यादा और दिखाया। वो ये कि एक बार रहमान डकैत को ये शक हुआ कि जो उसकी माँ है वो पप्पू गैंग और पप्पू के फादर जो थे हाजी लालू, तो हाजी लालू के गैंग में जब रहमान डकैत था तो हाजी लालू के साथ तो रिश्ते अच्छे थे, हाजी लालू का घर भी आना जाना था। तो रहमान डकैत के साथ उसकी फैमिली के साथ भी जान पहचान थी, दुआ सलाम थी। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हुई जिससे लगा कि कोई घर का भेदिया है जो हाजी लालू और उसके बेटे पप्पू को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। कहते हैं कि कुछ अपने ख़ास लोगों के बाद उसे पता चला कि असल में घर का भेदिया कोई और नहीं बल्कि खुद रहमान डकैत की अपनी माँ है, उसकी अम्मी है। उसने इस सोर्स को कहीं और से भी पुख्ता किया, खबर को पुख्ता किया, और कहते हैं कि जब उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ ही भेदिया है तो रहमान डकैत का सबसे खूंखार चेहरा लेयारी में उस दिन देखा गया जब ये कहा गया कि उसने अपनी माँ को गला घोंट कर मार डाला और मारने के बाद अपनी माँ को उसी की चुनरी से पंखे में लटका दिया और ये कहा कि माँ ने अपनी जान दे दी। लेकिन रहमान डकैत के करीबियों ने बाद में खुलासा किया कि असल में रहमान डकैत ने खुद अपनी माँ को मार डाला था, सिर्फ इसलिए कि दुश्मन गैंग से वो मिली हुई थी। हालांकि इस कहानी में कितना दम है या इसका मतलब एविडेंस कहीं नहीं मिला, लेकिन ये कहानी पूरे लेयारी में और पुलिस फाइल में तैरती रहती है। ये सब कुछ चलता रहा, रहमान डकैत का कहर टूटता रहा। लेयारी अब एकदम एक जंग का मैदान, मामला मीडिया तक भी आया। अब ये हुआ कि सरकार को लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ करना चाहिए। तो फिर सरकार ने पुलिस को खुली छूट दी और कहा कि भैया लेयारी को साफ करो और ये रहमान डकैत और पप्पू का कुछ इंतज़ाम करो। तब उस वक्त एक, जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए हैं, पाकिस्तान में भी एक ऐसी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बड़ा फेमस 2000 के दौर में, नाम था चौधरी असलम। चौधरी असलम को ये टास्क दिया गया। अब लेयारी वो इलाका था जहाँ की मतलब कुछ गलियाँ ऐसी थी जहाँ तो पुलिस वाले घुस भी नहीं सकते थे। उन्हें पता था घुसे तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। तो ये काम दिया गया चौधरी असलम को। 9 अगस्त 2009 की वो तारीख थी जब अचानक एक दिन पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर आई कि रहमान डकैत एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बाद में तस्वीरें भी आई, लेकिन कहा गया कि रहमान डकैत को एनकाउंटर में नहीं मारा गया बल्कि उसको धोखे से बुलाया गया था और फिर उसे पुलिस ने मार डाला। अब रहमान की मौत हो गई।
रहमान डकैत की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन रहमान डकैत की मौत के बाद उज़ैर बलोच, उसी ट्रांसपोर्टर का बेटा जो उस वक्त तक करीब हो गया था, जिसने सब कुछ छोड़कर रहमान डकैत का गैंग ज्वाइन किया था अपने बाप का बदला लेने के लिए, उसने रहमान डकैत की मौत के बाद 2009 में रहमान डकैत के गैंग की कमान संभाल ली। अब वही बॉस था रहमान डकैत के गैंग का। और उज़ैर बलोच के बाप को जिस तरीके से मारा गया था, उस चीज़ ने उज़ैर बलोच के रहमान डकैत से भी कहीं ज़्यादा खूंखार बना दिया था। उसके ज़िंदगी का एक ही मकसद था, पप्पू गैंग का सफाया, और पप्पू को वैसे ही मौत देना जैसे उसके बाप को दिया गया। अब उज़ैर ने गैंग संभाली, सिंधी टोपी पहना करता था, उसकी तस्वीर इसी से पहचानी जाती थी। और इसके बाद अब वो लग गया पप्पू गैंग के पीछे। 2009 से लेकर अगले 4 साल तक पप्पू गैंग के बहुत सारे लोगों को मार डाला। फिर से कई सौ लोगों की जानें गई गैंग वॉर में, लेकिन अरशद पप्पू हाथ नहीं आया उज़ैर के। फिर मार्च 2013 की तारीख आती है। मार्च 2013 में कहते हैं कि अरशद पप्पू के गैंग के कुछ लोगों ने मुखबिरी की थी, क्योंकि उस गैंग को पैसा दिया था उज़ैर ने, और उसने लोकेशन बता दिया कि कहीं एक ख़ास जगह पर है और बहुत सारे लोग नहीं हैं उस वक्त अरशद पप्पू के साथ। मौका अच्छा था और मार्च 2013 में उज़ैर के लोगों ने मुखबिर के बताए हुए ठिकाने पर जाकर हमला किया और अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अरफात, इन दोनों को उठा लिया। एक पुराना दुश्मन अब उज़ैर के हाथ में था, जिस दुश्मन का खात्मा खुद रहमान डकैत नहीं कर पाया था। उठाने के बाद ये लोग उसे एक खुफिया जगह पर ले गए। इसके बाद अरशद पप्पू की मौत की जो कहानी की डिटेल बाद में आई, उसने पूरे कराची और लियार के इलाके के लोगों को थर्रा दिया था। उज़ैर के फादर की भी ऐसी दर्दनाक मौत नहीं हुई थी जैसे उज़ैर ने अपने बाप के कातिल अरशद पप्पू यानी हाजी कालू के बेटे और उसके भाई यासिर को दी थी। इन्होंने उसको अपने कब्जे में 5 दिनों तक रखा और इन 5 दिनों में जितने जुल्म ढा सकते थे अरशद पप्पू पर ढाया। हर तरीके से टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद दोनों भाइयों के सर काटे। फिर बिना सर के उसकी बॉडी को गधे गाड़ी पर रखकर लियारी के अपने पूरे इलाके में घुमाया और लोगों को देखने पे मजबूर किया, देखो ये हमारा दुश्मन है, इसका क्या हाल किया है। तो अरशद पप्पू और उसके भाई का गला काटने के बाद उस बॉडी को दिखाया, घुमाया और फिर पूरी गलियों में लियारी के। इसके बाद अपने बाप की तरह ही इन दोनों के लाशों के टुकड़े किए, उन्हें जलाया और फिर वैसे ही ले जाकर सीवर में फेंक दिया। इत्तेफाक से कहते हैं कि जब ये परेड कराया था बिना सर के बॉडी के, कुछ लोगों ने शूट कर लिया था और ये वीडियो पाकिस्तान में उस वक्त कुछ चैनल पर भी चल गए और ख़ुद नेता, पॉलिटिशियन, पुलिस वाले देखकर ये वीडियो लीक हुआ, वो भी थर्रा गए थे। इसके बाद ये हुआ कि नहीं, ये तो बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर सीधे आया कि अब आप स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए। रेंजर्स को हुक्म दिया गया कि अब उज़ैर और बाकी लियारी में जितने भी ऐसे गैंगस्टर हैं, अब उनका सफाया करो, लियारी को अब इन चीज़ों से निपटाओ। जब ये सब कुछ हुआ तो उज़ैर कराची छोड़कर भाग गया। उसके बाद वो अलग अलग ओमान और कई और देशों में रहा। फिर जो बाकी के छोटे मोटे लोग थे वो भी वहाँ से निकल लिए और सब अलग अलग देशों में चले गए। कहते हैं कि सिर्फ उज़ैर और इस पप्पू के गैंग वॉर के बीच में 2000 लोग मारे गए थे। उससे पहले कि जब रहमान डकैत था उनकी अलग कहानी थी। 2016 में उज़ैर बलूच वापस पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तानी रेंजर्स को पता चला और उन्होंने कराची के बाहर से उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद मिलिट्री कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां से उसे सज़ा हुई और पिछले 9 सालों से उज़ैर अब भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। जो दूसरा एक क्रिमिनल और था, बाबा लाडला, जो पप्पू के गैंग से था, पप्पू की मौत का बदला लेने के लिए आया था। 2017 में उसके बारे में भी जानकारी मिली, वापस कराची आ रहा और रेंजर्स के साथ एक शूट आउट में मारा गया। 2018 में गफ़ार ज़िक्री, जो आखिरी लियार का इन सारे गैंग के बाद एक नया नाम उठा था,
और लग रहा था कि अभी ये सिलसिला अभी भी आगे चलेगा। उसका नाम था गफ़ार ज़िक्री। 2018 में पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने तय किया कि नहीं, अब लियारी में कोई भी रहमान डकैत या फिर हाजी लालू या दाद मोहम्मद जैसे किसी और गैंगस्टर को पनपने नहीं देंगे। तो फिर गफ़ार ज़िक्री को भी पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार दिया। इसके बाद अब यह है कि लियारी जो 60s से दौर शुरू हुआ था, उसके बाद से अब वहाँ पर बहुत कुछ बदल गया। अब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़े इस बदलाव की जो निशानी है वो ये है कि जो लियारी शुरू से आखिर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जिताता रहा था, जब यहाँ से सारे गैंगस्टर का एक एक करके सफाया हुआ, तो जो लास्ट चुनाव हुआ और जो उससे पहले का चुनाव हुआ, वहाँ पर लियारी ने अपने पॉलिटिकल थिंकिंग या सोच को भी बदल दिया। उन्होंने कहा बहुत हुआ, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, उनके पति आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब अगर लियारी बदला है तो फिर और भी बदलाव चाहिए। और यहाँ के लोगों ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जिताया। जो गढ़ था बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी का, अब वो इमरान खान की पार्टी का गढ़ बन चुका है। और कहते हैं कि लियारी की जो बदलाव की शुरुआत है वो यहीं से हुई। तो ये थी उस रहमान डकैत की असली कहानी, एक गैंगस्टर। इस कहानी में इतने ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले आज हमारे विकी पाजी, मेरे फेवरेट, मेरे अजीज़, यानी विक्रांत गुप्ता, उनकी एनिवर्सरी है, 24th एनिवर्सरी। तो विकी पाजी और भाभी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेट्स। और आपके दोनों लाल को भी, और आप दोनों की जोड़ी यूँ ही सलामत रहे, आप हमेशा यूँ ही खुश रहें, अच्छे रहें। वैसे विकी पाजी हैं इतने इंसान की मुझे पूरा यकीन है कि आप हमेशा अच्छी रहेंगे उनके साथ। तो आज का दिन हालांकि मुझे विकी पाजी दिखाई दिया, मैंने पूछा कि एनिवर्सरी है, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जल्दी जा रहा हूँ, तो निकलेंगे। उन्होंने हम सबको मिठाई भी खिलाई। तो वंस अगेन भाभी एंड विकी पाजी, हैप्पी एनिवर्सरी। और यूं ही आप खुश रहें, सलामत रहें, जोड़ी बनी रहे। और जैसे विराट और रोहित ने इतने सालों तक हमें दिखाया, चूँकि विकी पाजी क्रिकेट के हैं तो मैं तो जोड़ियों की बात ऐसे ही करूँगा। जैसे एक ज़माने में गावस्कर और चेतन चौहान की जोड़ी थी, फिर आजकल अगर 2020 में देखें तो अभिषेक शर्मा की जोड़ी यशस्वी जायसवाल हैं। तो बस विकी पाजी ऐसी जोड़ी आपकी सलामत रहे, यही दुआ है। और इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।